आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। और वही नहीं मेरे दोस्त, आज की क्लास को देखने के बाद ना आपको फील होगा कि सच में आपके बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही से बता रखा हूं ना मेरे दोस्त कि मैं पढ़ाऊंगा वही जो आपका एग्जाम पूछत हुई, और आपका एग्जाम पूछत हुई है वही जो संदीप कुमार पढ़ावत हैं। ठीक है सर, आइएगा। देखो, सबसे पहली बात है क्या कि हमने आप सबके बीच एक सीरीज चला रहा हूं जहां पे हमने सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव हम करवा रहा हूं सर। ठीक है, जिसका आज हमारा कैमा क्लास है, तो ये हमारा 10वां क्लास है। यानी कहने का सेंस है कि हम पीछे 9 क्लास ले चुका हूं। ठीक है, अगर आप पिछला 9 क्लास नहीं देखे हैं ना, तो देर नहीं सर, इस क्लास को देखने के बाद चुपचाप शांति से जाकर के वो पूरा का पूरा क्लासेस को देख लेना है। ठीक है, वरना बहुत बुरा होगा मेरे दोस्त। ठीक है, आते हैं सर, आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। बट क्लास को शुरू करने से पहले एक सुंदर सा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो इसके साइंस क्लासेस परिवार के साथ जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। जिन आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी भाई है, जो भी बहन है, उनकी आंखों में सपना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना है, तो एक बार तो मुलाकात करना पड़ेगा सर। ठीक है, और एक बार सभी का कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए। सभी कोई दिल से एक बार कमेंट करेगा सर, मिशन 475 प्लस, मिशन 95% प्लस। बाकी इतना ही बोल दोगे ना, तो बस मेरा दिल और दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। बाकी आपका दिल और दिमाग दोनों खुश कर देंगे, ऐसा मैं कोशिश करूंगा और इस बात को मैं झुकने नहीं दूंगा सर। ठीक है, आइएगा। देखो, है क्या ना रीजन मेरे दोस्त। ठीक है, कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि आखिरकार में सब्जेक्टिव में टोटल साइंस, सोशल साइंस में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो चारों सब्जेक्ट से हमने मात्र 140 क्वेश्चन को छाटा है। और वो 140 क्वेश्चन में क्या मलाई मारा हुआ है, जो यही पूछेगा सर। इस क्वेश्चन को आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाना। देखो सर, ये हमारा 140 लघु प्लस दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप का क्वेश्चन रहेगा। कहने का मतलब है कि फिर इस बार इतना से बाहर नहीं आएगा, जिस प्रकार से हमने पिछले बार का रिकॉर्ड बनाया था सर। ठीक है, हाँ, आ जाइएगा। वही नहीं सर, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, सभी चीजों का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का, वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को क्या कर देना, धुआं धुआं। आइएगा, आज की क्लास का पहला सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है ना मेरे साथी, पता है क्या कहता है कि कृषि जनित उद्योग क्या है। ओ, बड़ा अच्छा सवाल है। कहता है कि कृषि जनित उद्योग क्या है। कहने का सेंस है कि आज के डेट में कृषि की सामग्री से जो उत्पन्न होता है, जो सामग्री बनता है, उसी को क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। कहने का सेंस क्या है, मैं बताऊं एक बात। जैसे हम लोग टमाटो सॉस खाते हैं, अगर जो हम लोग सॉस खाते हैं अगर टमाटर नहीं होता तो वो सॉस नहीं बनता। इसका मतलब कि कृषि के कच्चा माल का उपयोग करके टमाटो सॉस बनाया गया है। ऐसे या नो, बनाया गया ना सर। चीनी, अगर गन्ना का उत्पादन किसान नहीं करता तो चीनी नहीं बनता। यानी जो भी हमारा चीनी का उद्योग चल रहा है, चीनी मिल का उद्योग चल रहा है, इसका मतलब कृषि के कच्चे माल का उपयोग करके वो चीनी मिल का उद्योग चल रहा है। तो वो सभी सामग्री जो मतलब कृषि से रिलेटेड है, जो हम लोग खाते पीते हैं, वो सभी सामग्री, वो सभी का सभी क्या है, हमारा वो कृषि जनित है। ठीक है, अब मैं अपनी भाषा में नहीं सर, अब हम आपको परिभाषा की ओर लेकर के जाते हैं सर। ठीक है, कहता है क्या, हमने क्या कहा कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन से मिलता है। हमने क्या कहा, वो सभी उद्योग जो कृषि उत्पादन से मिलता है। ठीक है, या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है। अब मेरी बातों को समझना सर। देखो, यहां से मेरी बातों को समझना, जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है। अब सोचो सर, अगर टमाटर की चटनी की अगर मैं बात करूंगा सर, तो चटनी कहां से खाएंगे, तो कृषि से कच्चा माल लाएंगे तभी ना चटनी खाएंगे सर। यानी कहने का सेंस है कि खेत से टमाटर लाएंगे तभी ना चटनी खाएंगे। कहने का मतलब है चीनी उद्योग, चीनी उद्योग में किसको, आदमी को पीस करके चीनी बनाएगा, नहीं सर, गन्ना को पीस करके चीनी बनाएगा। तो अब सोचो सब, जब कृषि से कच्चा माल जब लाएगा ही नहीं, गन्ना चीनी का सबसे पहला रूप क्या होता है, गन्ना। तो गन्ना कच्चा होता है सर, उसको फिर मिल में ले जाकर के सर उसको पिस्ता किया जाता है, तब हमारा चीनी का एक रूप लेता है सर। ठीक है, हाँ,
तो हमने क्या कहा, हमने अपनी भाषा में नहीं सर, मैंने सोशल साइंस की भाषा में लिखा है कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन से मिलता है, मतलब वो वैसा उद्योग जो भी उद्योग चल रहा है जो कृषि उत्पादन से मिलता है। फिर कहता है कि जिनका उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है। देखो सर, हम तो कुछ ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा मकसद है कि टॉप 140 सब्जेक्टिव को दिखाना, ठीक है, इसलिए सर हम ज़्यादा इसके गहराई तक नहीं जाएंगे सर, ठीक है। हाँ ठीक है, आता उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे में क्या है, जैसे में टमाटर है ना, टमाटर से टमाटर की चटनी बनना, ठीक है सर, चीनी उद्योग, सॉस, टमाटो सॉस। तो जब टमाटर होता ही नहीं तो टमाटो सॉस बनता ही नहीं सर। सही बात है ना। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो ना जी। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर कितना, 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि हमने पिछले 9 क्लास में 90 क्वेश्चन करवा चुका हूं सर, ठीक है। देखो सर, ये वाला क्वेश्चन में मार देना डबल स्टार। हमने क्या कहा, ये सवाल में डबल स्टार मार देना सर, बिना सोचे बिना समझे डबल स्टार मार दो। इसके बाद जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, पिछले 10 साल, कम से कम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले 2011 से लेकर के अब तक में कम से कम ये 5 बार ये सवाल पूछा गया होगा। इसका मतलब इस बार भी आने की संभावना बनती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त मतलब क्या, कम शब्दों में इसका क्या दीजिए, परिचय दीजिए। हमने क्या कहा, क्वेश्चन कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षिप्त परिचय का मतलब क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में कम शब्दों में विशेष तौर पे क्या कीजिए, बताइए, ठीक है सर। हाँ, अब जरा आइएगा सर, हमने जैसे कहेगा संदीप मास्टर एसके साइंस क्लासेस कौन चलाता है, संदीपा मास्टरवा चलाता है, मतलब कम शब्दों में हो गया सर कि मास्टरवे चलाता है, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कहता है कि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था। अब देखो सर, बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था, मतलब वहां के किसानों को ना एक फिक्स कर दिया गया था कि तुम 3 कट्ठा की फसल में, मतलब तुम यही फसल लगाओगे और इसका इतना हिस्सा हमको दोगे सर, ठीक है। हाँ, तो वहां के किसानों ने मतलब टेंशन में आ गया कि भाई फसल हम लगाएंगे, अंग्रेज हम पे शासन करेगा, तब मतलब वहाँ के लोगों को बड़ा दिक्कत होगा। फिर गांधी जी ने इस चीज़ को फिर क्या किया, ख़त्म किया सर, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या कहा सर कि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था। जो लोग इसको डीपली तरीका से पढ़े होंगे ना तो बड़ा मज़ा लगता है ये सब चीज़ों पढ़ने में सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, मेरे साथ जरा बोलते चलना सर, ठीक है, चुपचाप नहीं बैठ के पढ़ना हमारा साथ, ठीक है। हमरा एक अलग ही तरीका रूल है भाई, हमारी क्लासेस को कर रहे हो इसका मतलब चुपचाप बैठ के मत करना, जहां जहां बोलने कहेंगे वहां वहां बोलना, ठीक है, ताकि मम्मी पापा बगल में सुने ना तो फील हो उनको कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था, जिसके कारण वहां के किसान बहुत ही चिंता में थे। मतलब कहता है कि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था, जिसके कारण वहां के किसान बहुत ही चिंता में थे। मतलब जब 3 कठिया प्रणाली लागू किया गया था ना तो चंपारण के किसान जो है ना वो बहुत ही चिंता में थे, ठीक है। फिर कहता है कि राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर फिर राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गांधी जी 1917 ईस्वी में गांधी जी 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुंचे और सरकार पर दबाव देकर 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया। हमने क्या कहा सर, मतलब राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को बुलाया कि अभी मैटर ककरो से ना सुलझी तो गांधी जी से सुलझी, ठीक है सर, क्योंकि गांधी जी को लोग भले बुरा बोलते लेकिन सर मतलब भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब अब देखो सर, जिसमें बुराई उसमें अच्छाई भी है, और कोई ऐसा इंसान नहीं जो हर किसी को अच्छा लग जाए, ठीक है। कोई भी इंसान है जो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है सर, ठीक है। एक माता पिता ही है जो हर संतान को अपने माता पिता अच्छा लगते हैं, ठीक है, और एक माता पिता ही है जो अपने मतलब हर माता पिता को अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट दुनिया का हर इंसान सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, जरा इसको एक बार अच्छा से देखते हैं। कहता है बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा
तीन कठिया प्रणाली लागू किया गया था, जिसके कारण वहां के किसान बहुत ही चिंता में थे। राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गांधी जी 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुंचे। अब कहेगा सर कि गांधी जी चंपारण कब पहुंचे थे? चंपारण सत्याग्रह में तो 1917 ईस्वी में पहुंचे थे, ठीक है। पहुंचे और सरकार पर दबाव देकर तीन कठिया पद्धति को क्या किया? समाप्त किया। मतलब सरकार पर दबाव दिया और तीन कठिया पद्धति को क्या किया? समाप्त किया और अन्य कारकों पर भी रोक लगाने की बात कही। मतलब अन्य जो कारक है ना, किसानों से रिलेटेड और जो बहुत सारे कारण था, उस पर भी रोक लगाने की बात कही थी गांधी जी ने। फिर क्या कहता है कि सरकार किसानों का बात सुनकर तीन कठिया प्रणाली समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया है। हमने क्या कहा सर? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। सच्ची बताना समझ में आया कि नहीं आया? मुझे तो लगता है ना सर कि सच में सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब समझ में आ गया तो अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो ना। अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं अच्छा लगा तब वो कमेंट करो सर, ठीक है। सच बताता हूँ मेरे दोस्त, आ जाइएगा सर। अगला क्या कहता है जरा गौर करना। हेलो, हाँ बोलिए। 150 रुपया लग रहा है अभी, ठीक, हाँ यही नंबर है। हमने क्या कहा सर? एक बार जरा हम लोग इसको दोबारा देखते हैं, ठीक है। कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दे। मतलब चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त रूप में क्या दीजिए? परिचय दीजिए। तो कहता है कि बिहार का चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा तीन कठिया प्रणाली लागू किया गया था। हम एक ही बात को सर 3 से 4 बार क्यों पढ़ाता हूं, क्यों रिपीट करता हूं? ताकि मुझे लगता है ना मेरे दोस्त कि आपको हम यहीं पे याद करा दें, और आप एक बार यहां से लिख लीजिएगा ना तो फिर आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। फिर एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है। हमने क्या कहा? बिहार की चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा तीन कठिया प्रणाली लागू किया गया था, जिसके कारण वहां के किसान बहुत ही चिंता में थे। राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर गांधी जी 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुंचे और सरकार पर दबाव देकर तीन कठिया पद्धति को समाप्त किया। अन्य कारकों पर भी रोक लगाने की बात कही गई। सरकार किसानों का बात सुनकर तीन कठिया प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया सर, ठीक है। हाँ देखो, कुछ नहीं, आप अपना कीमती टाइम निकाल करके ना मेरे दोस्त मेरी क्लासेस को जब दिल से देखोगे ना तो सर यहीं पे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए सर, हमने क्या कहा? 93 नंबर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी सस्ती क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कहता है वायु परिवहन के प्रमुख 4 विशेषताओं को बताए। मतलब वायु परिवहन मतलब वैसा परिवहन, बस परिवहन, रेल परिवहन, मतलब रेल परिवहन, बाइक परिवहन, बस परिवहन, टेम्पू परिवहन। परिवहन का मतलब हमें जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए, जो मतलब व्यवस्था होती है एक से दूसरी जगह जाने की सर, ठीक है। बस परिवहन मतलब बस से हम लोग यात्रा करते हैं तो बस परिवहन हुआ, ठीक है। हाँ तो हमने क्या कहा? वायु परिवहन मतलब रोड परिवहन, सड़क परिवहन में बस चलती है। वायु परिवहन कहने का मतलब हवाई जहाज, ठीक है सर। तो हमें बोला है ना कि वायु परिवहन के प्रमुख 4 विशेषताओं को लिखिए। मतलब हवाई जहाज चढ़ने का 4 सबसे बड़ा फायदा क्या है वो लिखो, ठेठ भाषा में, अपनी भाषा में, ठीक है, बिहारी लैंग्वेज में। कहता है क्या मेरे दोस्त कि वायु परिवहन के प्रमुख 4 विशेषता निम्नलिखित है। वायु परिवहन के प्रमुख 4 विशेषता क्या है? निम्नलिखित है। पहला विशेषता कि यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। मतलब सर हवाई जहाज सबसे महंगा टिकट है, तो इसलिए मैंने सबसे पहला क्या लिखा है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सब कोई चढ़ नहीं सकता है क्योंकि इसका परिवहन सबसे महंगा है। हमने लिखा कि यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है, मतलब सबसे महंगा साधन यही है एक से दूसरे जगह जाने का, वायु परिवहन, ठीक है। पैसा भले लगेगा ज़्यादा लेकिन बड़ा कम टाइम में पहुंच जाओगे सर, ठीक है। तो पहली विशेषता ये हो गया। दूसरा, इस परिवहन में ट्रैफिक और सिग्नल की समस्या नहीं होती है सर। मतलब समझा मेरी बातों को? ट्रैफिक जाम और सिग्नल नहीं समझा? पटना में तुम निकल जाओगे ना सर, जो पटना में रहते हैं उनको पता होगा सर, गांधी मैदान वाला रोड में निकल जाओगे ना, एसपी वर्मा रोड में, तो मतलब तुमको जाते जाते 5 से 6 जगह तुमको सिग्नल मिलेगा, इनकम टैक्स चौराहा जाते जाते, ठीक है। तो सर वहाँ आपको हर सिग्नल पर 2-2 मिनट रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो हवाई जहाज में जब चलोगे ना सर तो ये सब की समस्या नहीं होती है, ये सब समस्या खत्म हो जाती है सर, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्ट उड़ोगे ऐसे पटना तो दिल्ली,
डायरेक्ट पटना तो दिल्ली चले जाओगे सर, ठीक है। हाँ, तो हमने यही लिखा है क्या कि इसमें कहीं पे रुकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हवा में रुक ही नहीं सकता है हवाई जहाज, ऊपर रुकेगा तो चलाओगे नीचे, ठीक है। तो हमने क्या कहा सर कि इस परिवहन में ट्रैफिक और सिग्नल की समस्या नहीं होती है। फिर हमने क्या कहा, इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव है, इसके द्वारा तेजी से यात्रा करना क्या है, संभव है। जैसे हमको 2 घंटा से 3 घंटा में हमको जाना है दिल्ली, तुरंत पटना हवाई अड्डा के पास जाओ, इमरजेंसी टिकट तुरंत लो और तुरंत चल जाओ दिल्ली 3 घंटा में। ट्रेन से जाओगे दिल्ली सर तो 12 घंटा मिनिमम लगेगा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या लिखा कि इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा क्या संभव है, मतलब जल्दी में यात्रा इसके द्वारा क्या संभव है। आप जरा अपने पास अपने दिमाग से एक बात चौथा नंबर में लिखो कि इसके द्वारा एक और क्या विशेषता है, मतलब हवाई जहाज से चलने की एक और विशेषता क्या है, वो बातें आपको लिखना पड़ेगा सर। और सभी बच्चों को इस बात को क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना होगा। जिनका सही जवाब रहेगा ना, उनको पक्का हम अपनी साली से शादी करा देंगे। अब विशेष तौर पर बात कुछ मत करना सर, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 94 नंबर सवाल। ये 94 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा लल्लन टॉप क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की तारीफ में क्या करूं, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ट्रिपल स्टार मार देना, इसका तारीफ खत्म हो गया सर, ठीक है। हाँ, आ जाना, ट्रिपल स्टार मतलब ऐथू तो ऐथू, ओकरा में कोई शक नहीं हो, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, काली मृदा की संक्षिप्त में वर्णन दीजिए। देखो सर, ये काली मृदा जैसे लिखा गया है ना, संक्षिप्त रूप में वर्णन दीजिए, इसका मतलब ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में बनेगा सर, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा सर, जरा एक सेकेंड आइएगा, हमने क्या कहा जरा गौर करना सर, ठीक है। हाँ, अब हमने देखो, हमने क्या कहा, काली मृदा को संक्षेप में वर्णन दीजिए। कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेंगूर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेंगूर मिट्टी सर, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, कहाँ गया स्टाफ, सचिन को दो ना फोन आ रहा। हेलो, हाँ बोलिए, नमस्ते। नहीं, ऑल सब्जेक्ट का लीजिएगा तो 150 पड़ रहा है, उसमें आपको गेस क्वेश्चन भी मिल जाएगा सर, ठीक है। हाँ, डीपी में QR कोड लगा होगा, ठीक। अब आइएगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि काली मृदा को संक्षेप में वर्णन कीजिए, मतलब काली मिट्टी को ना संक्षिप्त रूप में क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, ठीक है। पहला एकदम दिल से सुनना, कहता है यह मृदा कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि कपास की खेती सबसे ज्यादा किस मिट्टी में होगा, तो कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मिट्टी में अच्छा होगा, ठीक है सर। आपसे कोई पूछेगा कि कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अच्छा होता है, तो कपास की खेती सबसे अच्छा काली मिट्टी में होता है सर, ठीक है। क्योंकि काली मिट्टी का एक और नाम से जाना गया है कपासी मिट्टी, ठीक है। हाँ, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है, मिट्टी, ठीक है। हमने क्या कहा कि यह मृदा कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मानी जाती है, इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, मतलब काली मिट्टी में पोटास की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है सर, ठीक है। हाँ, फिर कहता है कि यह मिट्टी का दूसरा नाम रेंगूर मृदा है, मतलब इस मिट्टी का जो दूसरा नाम है ना, वो क्या है, रेंगूर मृदा है। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेंगूर मृदा सर, ठीक है। हाँ, मिट्टी है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब काली मिट्टी का 3 नाम, अब हो गया 3 नाम। ऐसे काली मिट्टी का मुख्य रूप से क्या है, दूसरा नाम रेंगूर मृदा, ठीक है। लेकिन काली मिट्टी जो है ना, वो कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी माना जाता है, इसीलिए इसे हम लोग कपासी मिट्टी के भी नाम से जाने जाते हैं। फिर क्या कहता है यहाँ, फिर कहता है यह मृदा मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में होता है। मतलब काली मिट्टी जो है ना, वो बिहार में आपको नहीं मिलेगा सर, ये आपको गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा और तमिलनाडु में मिलेगा सर, ठीक है, राज्यों में होता है। इस मिट्टी में चावल, गेहूं, गन्ना, प्याज तथा फूलों की खेती की जाती है। यहां तक किसी को दिक्कत? संक्षिप्त रूप में वर्णन देना है, पूरा विशेष तौर पे नहीं करना है। संक्षिप्त कहने का मतलब है ये लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है। सबके दिल तक गया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो एक बार जरा मेरे साथ आओ और सबको ही बोलते चलना सर, ठीक है। हमने क्या कहा कि काली मृदा को संक्षिप्त रूप से वर्णन दीजिए। एक बात और समझना सर, ये 140 जो करवा रहा हूं ना सर, ये 140 क्वेश्चन में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, कम से कम 140 क्वेश्चन
करवाते करवाते ना 20 ऐसे क्वेश्चन रहेगा जो आपको रिपीटेड रहेगा सर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है, जो क्वेश्चन को हम दोबारा करवा दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को फिर हम छांट लेंगे, ठीक है। फिर उसके जगह हम दोबारा क्वेश्चन डाल देंगे सर, ठीक है। आ जाइएगा। हमने क्या कहा, काली मृदा को संक्षिप्त में क्या कीजिए, वर्णन दीजिए। कहता है कि यह मृदा कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। मतलब काली मृदा जो है वो कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होता है। इस मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेंगूर मिट्टी है। फिर कहता है कि इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मृदा मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में होता है। इस मृदा में चावल, गेहूं, गन्ना तथा प्याज और बोलो 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 फलों की खेती होती है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। लेकिन एक बातें मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बता दूं। देखो सर, हमें तो लगता है ना सर कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ज़्यादा मगर पैसा ही कम थी, ठीक है सर। देखो सर, एक सच्ची बात बताता हूँ। इस बार मेरा नोट्स का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना मेरे दोस्त, सच्ची घटना ये है। और शायद आप लोग भी लिए होंगे तो आप लोग को पता है कि हमारे नोट्स में कितना मेहनत किया गया है, तो बड़ा अच्छा फील होता है सर। अब मुझे लगने लगा ना, इस बात से मुझे अच्छा लगने लगा कि जब हम कोई भी चीज़ के प्रति अच्छा से मेहनत करेंगे ना, दिल से, आपका 1 मिनट टाइम लूँगा प्लीज़ मेरे भाई, ठीक है। जब कोई भी चीज़ के प्रति जब इंसान अच्छा से मेहनत करता है ना, तो मुझे लगता है सर देर से ही सही लेकिन सफलता पक्का मिलती है। इस बात पे भरोसा रखना मेरे साथी, ठीक है। हाँ, आपको पता होगा सर कि शायद मैं एक ऐसा टीचर हूँ ना मेरे दोस्त, जो मैंने इतना सारा पेज मैंने अपने हाथों से लिखा है सर, ठीक है। हाँ, इसमें आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्लस गेस क्वेश्चन है, ठीक है सर। और ये पूरा पीडीएफ नोट्स हम आपको दे रहे हैं टाइपिंग करवा करके सर, ठीक है। हमने तो पहले ऐसे लिखा, फिर सारे का सारे क्वेश्चन को हमने क्या करवाया, टाइपिंग करवाया। इसका डेमो लेक्चर हमारे पास होगा, आप देख सकते हैं सर, ठीक है। कहाँ गया, आप यहीं देख लो ना सर, इस किस प्रकार से हमने टाइपिंग करवाया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको क्या है, इसी प्रकार से टाइपिंग किया हुआ है। और कहने का सबसे बड़ी बात तो देखो सर, नोट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि जब टीचर नोट्स दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारे परिभाषा टीचर के लैंग्वेज में होनी चाहिए, और वही मिलेगा आपको सर, ठीक है। हाँ, हम देखो सर, आपके नोट्स के लिए हम चला रहे हैं एक उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी बुक और ग्रामर, इंग्लिश बुक और ग्रामर, संस्कृत, ये सारे का सारे प्लस पॉइंट हम जो आपको साइंस में चला रहे हैं टॉपर सीरीज 150 सब्जेक्टिव, सोशल साइंस में हम आपको चला रहे हैं 140 सब्जेक्टिव, मैथ हो गया, और जो हम तमाम क्लासेस ले रहे हैं लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का, वो पूरे का पूरे पीडीएफ नोट्स जाता है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में सर, ठीक है। हाँ, जो आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे का कॉल भी आता है, ठीक है। और सर क्या कहूँ, मतलब बड़ा प्यार मिलता है सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, तो और मुझे मेहनत करने की ताकत होती है सर, ठीक है। तो मैं तो एक सुंदर सी भाषा में कहूँगा ना मेरे दोस्त कि इस बार एगो शर्ट की दामें कहाँ है सर। इस बार 5 दिन तुम समोसा मत खाना, इस नोट्स को खरीद लो, इसके बाद तुम एग्जाम सेंटर से निकलना ना, तो फिर एक बार तो अगर तुम दिल से थैंक यू नहीं बोलोगे ना सर इस संदीप कुमार को, तो फिर मेरा नाम बदल देना सर, ठीक है। अभी मेरा एग्जाम चल रहा है सर, ठीक है। बस सेंटर पे जाता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, तो इतना मतलब क्या कहूँ सर, इतना प्यार मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि अब मेरा मेहनत क्या हो रहा है, सफल हो रहा है, ठीक है। तो सभी को दिल से थैंक यू जो इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग। अब कहोगे सर कि इसमें हम ज्वाइन कैसे होंगे, तो इसमें ज्वाइन होने के लिए आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, 7295 वाला नंबर, ठीक है सर। हाँ, देखो सर, आप कॉल करोगे सर तो कॉल पे बात तो होगा, लेकिन थोड़ी सी आपको हम एक ही चीज़ कहेंगे, थोड़ा सा हमारी टीम अभी छोटी है, मेरी टीम में बस एक हम है और एक स्टाफ है, ठीक है। तो वो बेचारा अकेला परेशान हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा कॉल मत कीजिएगा। आप जैसा ही पेमेंट करते हैं ना, तो पेमेंट करने के 1 मिनट के अंदर में आपके पास पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाता है सर, ठीक है। हाँ, और कहाँ पेमेंट करना है, तो आपके सामने जो 72 वाला नंबर दिखाई दे रहा है उसी पे पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप खुद से भी कर सकते हो या फिर किसी से करवा भी सकते हो, भाभी से, भैया से, साली तो नहीं होगी, आप किसी से भी पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसका स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है 1 मिनट, और आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे 10th का उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, जिसका प्राइस आपको कितना है, तो इसका प्राइस आपको मात्र 150 रुपया है सर। मेरी सपना थी सर कि मेरा कम से कम 2000 बच्चा खरीद ले, लेकिन 2000 से एबव खरीदा चुका है सर पिछले 4 महीनों में सर, ठीक है। हाँ,
तो बड़ा अच्छा लगता है सर। अब मुझे अब जो भी पैसा आ रहा है उससे मेरी पॉकेट में जा रहा है सर, ठीक है। हाँ, तो आप लोग उसको खरीद सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। ये ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देखोगे ना तो आपका नंबर कोई देखेगा, ब्रॉडकास्ट के थ्रू पीडीएफ आपके नंबर पे जाएगा सर। बाकी सर हमारा कोशिश रहेगा कि आपके एग्जाम से पहले, आपके एग्जाम से आधा घंटा पहले हम कुछ ना कुछ भेज दें, जड़ी बूटी, वही उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में सर, ठीक है। हाँ, चलो आते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, 95 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, देखो ये सवाल बड़ा खूबसूरत वाली सवाल है। क्वेश्चन कहता है ना कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी तारीफ जितना कर दोगे इतना कम पड़ जाएगा। हमने क्या कहा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है या फिर किसे कहते हैं? कहता है भारत में नदियों की जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बांध बनाए गए हैं। आप भारत की नदी को देखोगे ना सर, तो जगह जगह पे नदी में क्या कर दिया गया, बांध बना दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में कहीं सुखाड़ है तो कहीं बाढ़ की समस्या है, तो और बहुत सारे किसान जो है वो वर्षा की पानी पर निर्भर रहते हैं, नदी के पानी पर निर्भर रहते हैं। तो जब आवश्यकता पड़ती है तो उस बांध को खोला जाता है सर, ठीक है। हाँ, आइएगा, तो हमने क्या कहा कि भारत में नदियों की जगह, नदियों के जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बांध बनाए गए हैं। इन परियोजनाओं से बाढ़ तथा सुखाड़ की नियंत्रण होता है। मतलब भारत में नदियों के जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बांध बनाए गए हैं। मतलब बहुत जगह नदी में बहुत जगह क्या होता है, बांध बना दिया जाता है। गाँव में देखो ना रे, नदी हम लोग की तरफ नदी नहीं है, ठीक है। मतलब जब हरा भर जाता है ना तो ओकरा बांध देता है, ठीक है। कहता है पानी बचा के रखो, पर धान मरेगा तो कहाँ से पटेगा, फिर उसको खोलेगा कौन, ठीक है। तो ये अपना लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, भारत में नदियों की जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बांध बनाए गए हैं। इन परियोजनाओं से बाढ़ तथा सुखाड़ का नियंत्रण होता है। मतलब बाढ़ तथा सुखाड़ का समस्या का हल होता है। इसी जल में मत्स्य पालन होता है। मत्स्य मतलब क्या होता है पता है? मत्स्य का मतलब मछली पालन होता है, ठीक है। बिजली उत्पादन की जाती है, बिजली उत्पादन भी किया जाता है यही सब चीज़ों से। अर्थात ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक से एक अधिक देशों की पूर्ति होती है। मतलब एक से अधिक देशों की क्या होती है, पूर्ति होती है। इस परियोजनाओं के तहत हम बांध कर रखेंगे तभी तो अगले देशों में हम पानी भी भेजेंगे सर, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ो न जी, ठीक है सर। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है सर? आइएगा जरा। हेलो, हाँ बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए। अब यहाँ पे समझिएगा, वो है पॉलिटेक्निक का चल रहा है अभी, पॉलिटेक्निक का 1 बजे चल रहा है एप्लीकेशन पे, ठीक है। विजेता बैच, आप जाकर के एप्लीकेशन पे कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ठीक। आइएगा सर, हमने क्या कहा, हमने कहा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं? तो भारत में नदियों के जगह जगह पर विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बांध बनाए गए हैं। इन परियोजनाओं से बाढ़ तथा सुखाड़ का नियंत्रण होता है। इसी जल में मत्स्य पालन होता है, बिजली उत्पादन की जाती है। अर्थात ऐसी परियोजनाओं जिनसे एक से अधिक देशों की पूर्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 96 की तरफ। 96 नंबर सवाल क्या कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? कि जरा सा देखो ना मेरी आंखें में तेरी चेहरा है। आओ सर देखो, हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन को जरा देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण जो है वो मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है खेतों में एक ही प्रकार की फसलों जैसे चावल, गेहूं आदि के लगातार उगाने से खेतों के पोषक तत्व में क्या होती है, कमी हो जाती है। जैसे मतलब हमारा कहने का मतलब है कि खेतों में एक ही प्रकार का फसल, चावल गेहूं, चावल गेहूं, चावल गेहूं, चावल गेहूं, ऐसे चीज़ों का बार बार, जब एक ही खेत में ऐसे चीज़ों का बार बार फसल लगाएंगे ना तो खेतों की जो होती है, हमारा मतलब पोषक जो होता है खेतों में वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कि फसल चक्रण क्या होता है। कहता है खेतों में एक ही प्रकार के फसलें जैसे चावल, गेहूं आदि के लगातार उगाने से खेतों के पोषक
तत्व में क्या होता है, कमी हो जाती है। ठीक है, कहता है पोषक तत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए फसल चक्रण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत खेतों में दलहन तथा तिलहन की फसलों को लगातार मतलब दलहन तथा तिलहन की फसलों लगाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बनाए रखा जा सकता है, जिसे मृदा संरक्षण कहा जाता है। सर हम नहीं समझे, तो एक बार हमरा समझाइए ना। हमारा कहने का मतलब है ना सर कि जिस खेतों में लगातार गेहूं, चावल, आलू ये सब चीज़ों की खेती की जाती है ना, लगातार मतलब गेहूं चावल आलू, गेहूं चावल आलू, तो उस खेतों की जो पोषक होती है ना, उस खेतों में जो प्रोटीन की मात्रा होती है ना, वो खत्म हो जाती है। तो फिर उस खेतों में पोषक का बरकरार रखने के लिए तो ऐसे खेतों में हमें दलहन तिलहन भी फसल लगानी चाहिए, और दलहन तिलहन फसल लगाने से खेत की पोषणीय क्या होता है और बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें क्या कहा गया है, इसीलिए हमें कहा गया है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में क्या है, सहायक क्यों है, किस प्रकार सहायक है। कहता है खेतों में एक ही प्रकार के फसलों जैसे चावल, गेहूं आदि के लगातार उगाने से खेतों के पोषक तत्व में क्या कमी हो जाती है। फिर कहता है कि पोषक तत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए फसल चक्रण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत खेतों में दलहन तथा तिलहन की फसलों को उगाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बनाए रखा जा सकता है, जिससे मृदा संरक्षण में सहायक होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। मेरा कोशिश रहेगा कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो सर। ठीक है, आइएगा 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यही असहयोग आंदोलन ने गांधी जी ने शुरू किया था, और गांधी जी ने ही क्यों स्थगित कर दिया था, क्योंकि ये ऐसा आंदोलन था जो मतलब अहिंसा के प्रति था। ठीक है, कहता है क्या कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया था, तो गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। तो सबको ही साथ देगा, ऐसा जब आंदोलन रहेगा तो सबको ही साथ देगा सर। कहता है गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया। ठीक है, 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया था, क्योंकि आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। जब सत्य और अहिंसा पर आधारित होता है ना मेरे दोस्त, तो जब उस आंदोलन को कोई रोकता है ना, तो लगता है कि ये मेरा लोकतंत्र का विरोध हो रहा है, ये मेरा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो इसीलिए मेरे दोस्त वहां फिर क्या हुआ, मतलब ऐसे पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। इसलिए इसी हिंसा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। जब 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई तो गांधी जी ने सोचा कि अब इस आंदोलन को बंद कर देना चाहिए, वरना अभी और हानि होगा। ठीक है, तो बड़ा अच्छा आंदोलन था, बड़ा मतलब क्या कहोगे सर, उस जमाने का सबसे बेहतरीन आंदोलन था। ठीक है, कहता है क्या कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कसम से। कहता है गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन 5 फरवरी 1992 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाना पर हमला कर दिया और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, क्योंकि आंदोलन सत्य एवं हिंसा के आधारित था। इसीलिए इसी हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया था। ठीक है, हाँ चलिए आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 98 से। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन जो है ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था वो हिंसा और मतलब जो कहता है ना सर, बड़ा ही बेहतरीन आंदोलन था। इस आंदोलन में
मध्य वर्ग के लोग भी साथ दे रहे थे इस आंदोलन में, सरकारी लोग भी साथ दे रहे थे इस आंदोलन में, अमीर लोग भी साथ दे रहे थे। एक अलग ही प्रकार का आंदोलन था, इसीलिए इसको जन आंदोलन के भी नाम से जाना गया था। जैसे आप आंदोलन करोगे ना सर, तो हम खुश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो मेरे फायदे के लिए नहीं हो। ठीक है, जैसे तुम आर्मी का आंदोलन कर रहे हैं, हम आर्मी, हमारा हाईटी नहीं है, तो हम कल तुम्हारे आंदोलन में साथ होने जाएंगे। ठीक है, तो वो इस प्रकार का आंदोलन नहीं, सत्य और हिंसा के सिद्धांत पर यह आंदोलन था सर। ठीक है, इसलिए भारतवर्ष के सभी लोग इस आंदोलन में साथ हुए थे और इस आंदोलन का भाग का हिस्सा बने थे, इसीलिए इसे जन प्रथम आंदोलन का भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप जरा समझिएगा सर, मेरे नंबर पे फोन मत। हेलो, हाँ बोलिए। 10th का क्लास चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है। वो नोट्स फ्री में नहीं मिलता, उसका प्राइस लगता है 150 रुपये लग रहा है। हाँ, भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ, तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आइएगा सर। हमने क्या कहा? असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में पहली बार समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जन, जैसे शहरी, ग्रामीण, मध्य वर्ग, किसान, आदिवासी और मजदूर आदि ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया, इसलिए इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मतलब देश के सभी लोग इस आंदोलन में साथ दिए, इसलिए इस आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन के नाम से जाना गया है। साफ शब्दों में यही है सर। ठीक है, अब आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं सर कि आपका क्लासेस आज यहीं तक रहेगा सर। ठीक है, मेरा मिशन रहता है कि प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन कराएं, बट हमने आज 8 ही क्वेश्चन करवाया है, माफ करना, क्योंकि सर थोड़ा सा मेरा भी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा 22 दिसंबर तक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम फ्री रहेंगे सर। ठीक है, बट हम आपका क्लासेस एक भी रुकने नहीं देंगे सर, पूरा का पूरा क्लासेस लेंगे, क्योंकि सर आपका भी एग्जाम है सर, तो आपको अपने एग्जाम में बेहतर करना है सर, इसके लिए टीचर का योगदान होनी चाहिए। ठीक है, बट हम अच्छा करेंगे आपके लिए। मेरी मतलब क्या कहूँ सर, आपका प्यार इतना है ना कि मुझे मेहनत करने पे मजबूर कर देता है सर। ठीक है, हाँ, बट ये बताना सर कि एक क्लासेस आपको कैसा लगा। सच में एक क्लासेस अच्छा लगा ना, तो अपना फीलिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि सर आपका कमेंट को मैं पढूं तो अच्छा फील हो, और फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छा और कंटेंट ढूंढूं और लगातार मेहनत करके अच्छी अच्छी क्लासेस लाऊं। बाकी देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने अपने व्हाट्सअप के डीपी और स्टोरी में लगा देना, ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लासेस को पढ़ सके। बाकी थैंक यू, लव यू।